नमस्कार, मैं योगेश राणा। अमित शाह ने चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में एक बैठक की। इस मीटिंग में अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों से दो बातें कही। इन दोनों बातों के बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भविष्य में किसी तमिलियन को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अमित शाह बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। माना जाता है कि संगठन को आज भी वो ही चला रहे हैं। नड्डा बगैर उनकी सलाह के कोई फैसला लेते नहीं है। और अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री तमिलनाडु से होना चाहिए, यह पार्टी चाहती है, तो यह कोई साधारण बात तो नहीं है। वो भी उस स्थिति में जबकि अभी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारियों के तौर पर 3 चेहरे ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। उन्हीं पर बात सबसे ज्यादा होती है और इनमें एक भी तमिलनाडु से आता नहीं है। एक योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पर खुद अमित शाह और तीसरे नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस। अब अगर तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम भी चलता रहता है। इनका भी नाम चलता है, लेकिन ये भी तमिलनाडु से आते नहीं है। इनका तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह ने इस बैठक में एक बात और कही। चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु से कम 25 सीटें मिलनी चाहिए। कम से कम 25 सीटें कहा है। उन्होंने 25 सीटों का टारगेट तय कर दिया है। अब तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें ही 39 है और इनमें भी बीजेपी के पास मौजूदा समय में एक भी नहीं है। तमिलनाडु में पिछले 20 सालों से बीजेपी मेहनत कर रही है। पार्टी ने 2021 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर 20 सालों बाद विधानसभा में 4 सीटें किसी तरीके से जीती। फिर अमित शाह केवल 1 साल में ही 0 से 25 सीटों पर कैसे पहुंच जाना चाहते हैं तमिलनाडु में। आप दो बातों पर गौर कर सकते हैं। बार बार मीडिया में एक खबर चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के साथ साथ तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी साल जनवरी में तो इसको लेकर बहुत सारी खबरें छपी थी। पिछले साल के अंत में बनारस में तमिल काशी समागम का भव्य आयोजन किया गया था। उस समय भी बहुत सी खबरें मीडिया में इस तरह की चली थी। बनारस और तमिलनाडु के बीच में एक सेतु बनाने का काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस समय भी इस तरह की खबरें चली थी, छपी थी। इसके बाद गुजरात में भी बनारस जैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब नए संसद भवन के मौके पर सेंगोल के जरिए तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश की गई। इसके भी बड़े राजनीतिक मायने हैं। उस वक्त भी कई अखबारों ने इस तरह की रिपोर्ट छापी थी कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु से चुनाव लड़ाना चाहती है। जब नए संसद भवन के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल के साथ दिखे थे, सेंगोल को दंडवत प्रणाम करते हुए दिखे थे। और अभी मौजूदा समय की अगर बात करें तो अमित शाह ने तमिलनाडु में चेन्नई में जाकर बड़ी बात करती है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की खबरें छपी थी, चली थी। तमिलनाडु की रामनाथपुरम लोकसभा सीट का बार बार नाम लिया जाता है। इसी सीट में हिंदू तीर्थ रामेश्वरम भी आता है और इसी के पास राम सेतु भी आता है। कई मीडिया संस्थानों के साथ साथ टेलीग्राफ ने भी इस पर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में बीजेपी के एक नेता के हवाले से तर्क दिया गया है कि एक बार जब मोदी जी तमिलनाडु से निर्वाचित हो जाते हैं तो उनकी इमेज एक तमिल शख्स की बन जाएगी। वाराणसी से सांसद के रूप में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो काशी वाला और यूपी वाला की है। एक बात पर और ध्यान दीजिए, मीडिया में आई रिपोर्ट बताती है कि काशी तमिल समागम के बाद भाजपा का जो सिस्टम है, भाजपा की जो मशीनरी है, उसने बड़ी सावधानी से नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की योजना के बारे में चर्चाओं को हवा दी थी, चर्चाओं को शुरू किया था। इसी के बाद इस पर बहुत सारी खबरें छपी थी। आप इंटरनेट पर थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो जनवरी माह में कोई मीडिया संस्थान ऐसा शायद ही रहा होगा जिसने इस पर कोई स्टोरी ना की हो। इसका मकसद जनता की ओर ध्यान दिलाना था और इसका मकसद जनता को इसके लिए तैयार करना था, ऐसा माना गया। अब यह जो खबरों में आ रही बातें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन यह सच है कि बीजेपी ने तमिलनाडु को लेकर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया है और बीजेपी तमिलनाडु के जरिए दक्षिण को साधना चाह रही है। वो कुछ उन राज्यों की कमी को पूरा करना चाह रही है जिनको लेकर माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल या फिर बिहार। उनकी कमी को तमिलनाडु से पूरा करना चाहती है।
कई लोगों का कहना है कि यह संभव नहीं है जो बीजेपी सोच रही है। साउथ में पूरी कोशिश के बाद भी पार्टी का कोई आधार बहुत मजबूत बन नहीं पाया है। इस पर कई सारे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में आप दो बातों पर गौर कर सकते हैं। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति थी और अब मौजूदा समय में दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की क्या स्थिति है। 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने केवल 10 सीटें जीती थी, जबकि 2014 के चुनाव में यह आंकड़ा 72 पर पहुंच गया था। यानी कि आमूलचूल परिवर्तन, एकदम से तस्वीर बदल गई थी। अब अगर दक्षिण भारत के राज्यों की 6 राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी की बात करें तो लोकसभा की 130 सीटें इन प्रदेशों में आती है, 6 प्रदेशों में। अभी कर्नाटक की 29 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें बीजेपी के पास है। बाकी किसी भी राज्य में, ये जो राज्य है इनमें से किसी में भी बीजेपी का खाता तक नहीं खुला हुआ है, कोई सीट बीजेपी के पास नहीं है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हालात बहुत अच्छे लगते नहीं है। तमिलनाडु में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीती थी, जिसे 2019 के चुनाव में बीजेपी हार गई थी। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से ही शुरू की थी। यानी एक बात तो साफ है कि दक्षिण में बीजेपी के हालात बहुत अच्छे नहीं है, इसे बहुत खराब कह सकते हैं, और तमिलनाडु में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के पास एक आधारभूत ढांचा था, बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता थे और 2014 के पहले सत्ता में रहने का इतिहास था, अनुभव था। लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं है। वैसे बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि 2014 में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गढ़ को तोड़ दिया था। यह बीजेपी की पहली जीत थी। इसके बाद त्रिपुरा, असम में जीत और बंगाल में लोकसभा के चुनाव में 18 सीटों पर जीत, पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में पांव जम चुके हैं। यह बीजेपी की दूसरी बड़ी जीत कही जा सकती है। अब दक्षिण का गढ़ बचा है, इस लक्ष्य को भी 2024 में भेद दिया जाएगा, यह भाजपा के कई बड़े नेताओं का कहना है और इसे बीजेपी की तीसरी जीत के तौर पर याद किया जाएगा। यह बीजेपी के कई बड़े नेताओं का कहना है। अब देखना होगा बीजेपी इस लक्ष्य को कितना हासिल कर पाती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस टारगेट को अचीव कर पाएगी? बीजेपी साउथ में पैर जमा पाएगी? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।